आपका क्या जर्नी रहा है एंड किस मोमेंट ने आपको इंस्पायर किया टू बी अ पायलट? व्हेन आई वाज अ किड मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना था। किस एज से आपने ज्वाइन किया? आई वुड लाइक टू फॉलो द पैशन एंड द ड्रीम दैट आई हैड अर्लियर सिंस द बिगिनिंग एंड दैट वाज टू फ्लाई। पहले तो इंस्ट्रक्टर होगा, थोड़ा सिखाएगा कि इसको एक्चुअली ऑफ कैसे कोर्स। चलाते हैं। सो इनिशियली हमें काम इंडिया में ही मिलेगा। क्राइटेरिया इज लाइक 4 years. हमारा जो एक्सपीरियंस है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट वी हैव फ्लोन दैट एयरक्राफ्ट, नॉट ऑन द नंबर ऑफ इयर्स दैट वी हैव फ्लोन। बट ये जो अहमदाबाद क्रैश हुआ था, दैट वो पायलट एरर था, इट वाज लाइक अ ह्यूमन एरर. एक न्यूज़ चैनल ऑन करो तो कोई पायलट एरर बता रहा ऑफ है, कोर्स. दूसरा न्यूज़ चैनल ऑन करो तो बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी थी, तीसरे को ऑन करो तो कुछ और बताते हैं। Do you think a pilot's job is just flying a plane? After this episode, your perspective will change forever. The unspoken rules of the cockpit, the biggest error, and truths you will never read in the newspaper. So, fasten your seatbelts because we are diving deep into the world of pilots. Captain Vishal, welcome to the Rosie Show. You have logged over 9,000 hours in the sky. एंड सो आपका क्या जर्नी रहा है एंड किस मोमेंट ने आपको इंस्पायर किया टू बी अ पायलट? सो स्टार्टिंग से व्हेन आई वाज अ किड मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना था। सो एयरफोर्स वाज माय ड्रीम दैट आई वांट टू फ्लाई विद द एयरफोर्स, बट क्योंकि मुझे स्पेक्स आ चुके थे वो टाइम तक, सो आई कैन नॉट फ्लाई द फाइटर प्लेन्स। सो उसके बाद मैं देन इट चेंज कि चलो नाउ आई वांट टू जॉइन द इंडियन नेवी व्हेन आई वाज इन 8th। फिर जैसे थोड़ी और मैच्योरिटी आए फिर चेंज हो गया, फिर मर्चेंट नेवी तक हुआ। But then I later realized that I would like to follow the passion and the dream that I had earlier since the beginning, and that was to fly. So that's what time I decided when I was in 11th या 12th में मैंने फिर finalize कर लिया था कि ना तो हो। बहुत पहले से आप क्लियर थे टू बी हाँ, अ करेक्ट। पायलट. मेरे को ओके. हमेशा से कुछ अलग करना था। ऐसा कुछ काम करना था जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व हो, जिसमें यूनिफॉर्म इन्वॉल्व हो, जिसमें समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो। सो पायलट ने checked all the boxes, so that's what he decided, yeah, वेरी commercial pilot नाइस. would be the best one. वेरी नाइस. सो आप किस एज से आपने ज्वाइन किया? मैंने 17 से मैंने ट्रेनिंग चालू की थी, ओके. बिकॉज किसी को भी पायलट बनने के लिए द मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको सिर्फ 12th में फिजिक्स और मैथ्स की हम्म. रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद में वो अपनी ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। तो अराउंड लाइक कितना कॉस्ट होता है ओवरऑल? ओह, सो एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट चीप। सो ये ट्रेनिंग में 2 स्टेजेस में होती है। एक होते है कि हमें पहले ग्राउंड ट्रेनिंग के ग्राउंड पेपर्स या थ्योरी पेपर्स क्लियर करने होते हैं, और उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। सो टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 70 टू 80 लाख तक का खर्चा आ जाता है एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने के लिए। इन इंडिया और अब्रॉड? सो इन इंडिया इट्स अराउंड 65 टू 65 लाख तक का। अगर मैंने यूएसए से किया था, तो अगर अभी कोई जा रहा है यूएसए करने के लिए, तो वहाँ पर उनको 65 टू 70-75 तक का खर्चा आ सकता है। सो हम्म. हर कंट्री का बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, सो उनका फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अलग-अलग है। करेक्ट. या. सो द लीस्ट एक्सपेंसिव कंट्री अगर किसी को करना है जो है साउथ अफ्रीका और फिलीपींस। सो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है वहाँ पर आपका द एंटायर ट्रेनिंग सब कुछ मिला के विल बी अराउंड 50 टू 55 लाख्स। अगर कोई इंडिया से करता है इट कम्स ओवरऑल पैकेज. overall package, like ओके. visa, tickets, training, exams, एवरीथिंग everything, इंक्लूडेड. everything, ओके. everything. So India may it reaches around 65. America will be around 70 to 75 now, ओके. or New Zealand is around 80 to 85. ओह, वेरी नाइस. बट अजय, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th सो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? Correct, because जो minimum requirement है, जो DGC है, जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, जो हमें हमारा लाइसेंस देता है, सो उनकी रिक्वायरमेंट इज ओनली 12th स्टैंडर्ड विद फिजिक्स एंड मैथ्स, और उनकी वही कितना रिक्वायरमेंट्स ड्यूरेशन है। होता है? सो एवरेज एक स्टूडेंट, अगर मेरी बात करूँ तो मैंने ग्राउंड जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं वो 6 महीने में मैंने क्लियर कर दिए थे सारे विथ मेरे ग्राउंड ट्रेनिंग के साथ, और जो फ्लाइट ट्रेनिंग है उसको एवरेज 12 टू 15 मंथ्स का टाइम लग जाता है कंप्लीट करने के लिए, ओके. जिसमें हमें वो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट
फ्लाई करना होता है जिस पे हम सीखते हैं। सो दैट दोज आर 2 सीटर और 4 सीटर एयरक्राफ्ट। सो उसको हमें मिनिमम 200 आवर्स तक फ्लाई करना होता है। हम्म। सो वो सोलो। सोलो नहीं, पहले तो इंस्ट्रक्टर होगा, थोड़ा सिखाएगा हम्म। कि इसको अकेले ऑफ कैसे कोर्स। चलाते हैं। सो ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि कैसे प्लेन को चलाया जाता है। हम्म। फिर उसके बाद में 100 आवर्स हमें अकेले भी फ्लाई करना होता है। पहले कुछ मंथ्स ट्रेनिंग होता करेक्ट, है, करेक्ट, करेक्ट, थ्योरी होता है, उसके करेक्ट। बाद फिर राइट, ओके। सो थ्योरी प्रैक्टिकल भी है, फिर उसमें हमें अकेले भी प्लेन चलाना है, क्योंकि जब तक हम अकेले चलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हम्म। एक्सपोजर कैसे मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फ्लाई फॉर दिस एयरक्राफ्ट इन आवर ट्रेनिंग फॉर 100 आवर्स बाय आवरसेल्फ, सोलो। बाजू में सोलो। कोई नहीं है, नो इंस्ट्रक्टर, नथिंग, नो सेफ्टी पायलट, खुद ही करना है, बिकॉज तभी ही कॉन्फिडेंस आएगा, तभी ही मैच्योरिटी आएगी इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। सो ये कंप्लीट करने में लगभग 12 से 15 महीने का टाइम लगता है, ओके, टू बी अ पायलट, टू बी अ to get a commercial, कमर्शियल to get a license, लाइसेंस, ओके। because license ही सीपीएल। CPL लाइसेंस, करेक्ट। फिर उसके बाद में जब भी हम इंडिया आते हैं वापस, फिर हमें जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। सो जब हम्म। भी एयरलाइन वैकेंसीज पब्लिश करती है उनके वेबसाइट्स पे, वी अप्लाई। और फिर एयरलाइन के भी अलग से सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है, एक रिटन एग्जाम्स होते हैं। सो रिटन एग्जाम में जो भी हमने ग्राउंड पेपर्स या जो थ्योरी पेपर्स के लिए थी, या जो भी हमने फ्लाइट स्कूल में जो पढ़ा था, उसके ऊपर पूछा जाता है। फिर हमारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हम्म। जहाँ पर हमारी मेंटल एबिलिटी एंड थिंकिंग प्रोसेस चेक किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज योर पर्सनल इंटरव्यू। सो ये 3 राउंड्स क्लियर करके देन सारी वी गेट अ एयरलाइंस में जॉब। ये 3 राउंड दीज होते हैं? 3 राउंड्स आर स्टैंडर्ड। एमिरेट्स एंड एवरीवेयर, एवरी एवरीवेयर इज द एयरलाइंस, स्टैंडर्ड, ओके। एवरीवेयर इज स्टैंडर्ड। डोमेस्टिक, वेदर इट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, सारे में सेम राउंड्स होते हैं? करेक्ट। सो इसमें इनिशियली एक जब भी हम स्पेशली, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजन है। सो इनिशियली हमें काम इंडिया में ही मिलेगा। ओके। अगर मैंने यूएसए से ट्रेनिंग की थी, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट ट्रेनिंग मैंने वहाँ से की है तो मुझे वहाँ की कोई एयरलाइंस में जॉब लग जाएंगे। ओके। ओके। क्योंकि हर कोई एयरलाइन में 2 रिक्वायरमेंट्स होते हैं मिनिमम। एक होता है दैट हमें वहाँ का सिटीजन होना चाहिए, सेकंड या फिर हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब भी कोई स्टूडेंट कंप्लीट करता है अपनी ट्रेनिंग, नीदर वो सिटीजन है ना उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है, तो उसको इंडिया ही आना पड़ता है वापस। बिल्कुल। और इंडिया की जो भी एयरलाइंस है, कभी तो काफ़ी सारे हैं, सो उसमें हमें पहला ब्रेक मिलता है। एंड जब भी हमारे पास एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 years का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद में द बिगर एयरलाइंस, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, हम्म। वी कैन अप्लाई फॉर इट। सो द क्राइटेरिया इज लाइक 4 years? हाँ, एक्चुअली ईयर वाइज नहीं है, आवर्स वाइज है Hours हमारा। wise, yeah. सो हमारा जो एक्सपीरियंस है, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दैट वी हैव फ्लोन दैट एयरक्राफ्ट, नॉट ऑन द नंबर ऑफ years दैट वी हैव सर्व्ड द कंपनी। Hmm. सो मिनिमम अगर कोई मिडिल ईस्टर्न कैरियर है, सो दे रिक्वायर एटलीस्ट 1500 to 2000 आवर्स। ऑन एन एवरेज ए कमर्शियल पायलट इंडिया में दे फ्लाई एनीवेयर बिटवीन 700 to 800 आवर्स Hmm. इन अ ईयर। सो अगर आप उससे 4 से मल्टीप्लाई हाँ, करते हो, यू मीट द उतना रिक्वायरमेंट। ही सो हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2500 आवर्स पे द इंटरनेशनल वी आर एलिजिबल टू अप्लाई टू एनी ऑफ द इंटरनेशनल एयरलाइन। वेरी नाइस। बट जैसे आपने कौन सी एज से स्टार्ट किया था? 17, 17? 17 से, 17 से बिकॉज स्टार्ट किया? एक नहीं, आई मीन जॉब। ओ जॉब जॉब, आपको, या जॉब आई बिलीव इट वाज 20, आई वाज 23। 23, 23 when you got the job, करेक्ट, फर्स्ट जॉब, 23, ओके। यस। सो लाइक अभी कितने आपको इयर्स हुए हैं? अभी मुझे हुए हैं 13 साल। 13 साल हुए हैं? करेक्ट। ओके। एंड आई फ्लाई दी एबस 320 और 321। सो फिर स्टार्टिंग से मैं वही एयरक्राफ्ट पे हूँ। But there are various types of aircrafts, right? Like A320, 777, Boeing 777. So कुछ difference होता है, like pilot एक ही टाइप का एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है या फिर और भी कर सकते हैं? स्पेशली एयरलाइंस में, इंडिया में स्पेशली, जो भी जो एयरक्राफ्ट जो पायलट टाइप रेटेड है, मींस जो एयरक्राफ्ट उसने ट्रेनिंग ली है उस पर, वही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 320 पे किया है, तो मैं बोइंग 777 नहीं चला सकता, ओके। या बोइंग 737 भी नहीं चला सकता। जो तो आपने ट्रेनिंग डेज में किया था नहीं, या फिर कंपनी नहीं, आपको ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेज देती अलग है? है। उसमें वो ओके। ससना, एक जनरली मोस्टली फ्लाइट स्कूल्स ससना एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, सो ट्रेनर्स के लिए, जो 2 सीटर या 4 सीटर एयरक्राफ्ट होता है। और फिर जब भी हम एयरलाइंस में जाते हैं, तभी जो एयरबस या जो इनके पास बोइंग है, हम्म। डिपेंड करता है कौन से एयरलाइंस में ज्वाइन कर रहे हो, जिनके पास जो एयरक्राफ्ट है, उस पर हमें फिर से ट्रेनिंग करनी होती है। ओके। राइट। सो उस पर हमें ट्रेनिंग करना है, जिसको बोला जाता है टाइप रेटिंग। सो अब जो भी एयरक्राफ्ट पे रेटेड हो, आप वही एयरक्राफ्ट चला सकते हैं। अगर ओके। आपको दूसरा एयरक्राफ्ट चलाना है, या आपको कंपनी या दूसरे
कंपनी चेंज कर रहे हो या यही सेम कंपनी में दूसरे एयरक्राफ्ट पे आप फ्लाई कर रहे हो, तो वापस से आपको वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का फिर से पूरी ट्रेनिंग करनी होगी। वो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या होता है? अबाउट 45 डेज, 40 to 45 45 डेज, डेज वो इतना जस्ट, ज़्यादा ओके। नहीं है। बिकॉज फंडामेंटल्स तो सेम ही है, आप हम सेसना चलाए या हम 380 चलाए, करेक्ट। फंडामेंटल्स आर द सेम। हम्म। सिर्फ द एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम्स है या प्रोसीजर्स है वो चेंज होते रहते हैं। सो हम्म। दैट्स द रीज़न वाई ये जो टाइप रेटिंग है उनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता सो कितने टाइम में होती है ये ट्रेनिंग? है। 2 महीने में। एवरी 2 मंथ्स? ओह अच्छा, ट्रेनिंग तो एक हाँ, ही बार करनी है। एक ही बार ट्रेनिंग तो करनी हमें है। एक ही बार करनी है, हमें एक बार ट्रेनिंग कर ली, हमारे लाइसेंस पे वो एंडोर्स हो जाता है कि नाउ वी आर एलिजिबल टू फ्लाई दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। फिर हर एयरलाइन 6 महीने में हमारे चेक्स लेती रहती है, देखने के लिए हम प्रोफिशिएंट है कि नहीं वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे। अभी जब भी प्रोफिशिएंसी की बात आती है, अभी मेन पायलट का काम है कि अगर कुछ अम, ये टेक्निकल खराबी हो जाए या कुछ भी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाए इन दी एयर, तो उसको सेफली कैसे ग्राउंड पे लेके आए। अभी जब भी हम नॉर्मल फ्लाई करते हैं तो सारे सिनेरियोज तो हम फेस नहीं करते हैं, तो इसलिए एवरी 6 मंथ्स हमें एक वो सिमुलेटर सेशंस देते हैं। हम्म। तो सिमुलेटर सेशंस में वो सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज दे देते हैं, तो उस पर हमें उस पर ट्रेनिंग करते रहते हैं कि बाय अनफॉर्चुनेटली अगर हमें वो सिचुएशन फेस करनी पड़ी कभी, सो वी आर ट्रेन्ड फॉर इट, हम्म। सो दैट वी हैव टू डू इट एवरी 6 मंथ्स। अच्छा। सो जैसे इंजन फेलियर हो गया, इंजन फायर हो गया, प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम हो गई, हाइड्रोलिक प्रॉब्लम्स हो गई, सो सारे के सारे सिनेरियोज वो हमें ट्रेन करते हैं कि अगर आप रियल टाइम पे अगर आपको ये सिचुएशन आप फेस करते हो, सो हाउ यू नीड टू हैंडल दो सिचुएशंस। सो हम्म। दैट्स हाउ वी आर ट्रेनिंग एंड दिस एवरी पायलट हैज़ टू अंडरगो, नो मैटर अगर वो फर्स्ट ऑफिसर है जो अभी जिसने ज्वाइन किया है, या कोई एकदम वो सीनियर कैप्टन है जो वो 30-40 साल से फ्लाई कर रहे हैं, एवरीबडी विल हैव टू गो टू दिस सेशंस एवरी 6 मंथ्स। तो कैप्टन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? लाइक कितने आवर्स का फ्लाइंग चाहिए टू बी अ कैप्टन? सो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ऑन एन एवरेज हर कंपनी का चेंजेस होते रहते हैं ऑन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, बट ऑन एन एवरेज बिटवीन 2500 टू 3000 फ्लाइंग आवर्स हम्म। आप एलिजिबल होते हो एक टू अप्लाई कैप्टन टू फॉर अप्लाई कैप्टन? फॉर टू बिकम अ कैप्टन। एंड फिर उसके बाद में भी हर एक एयरलाइन का अपना सिलेक्शन प्रोसेस होता है फॉर द प्रमोशन, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन बनने वाले होते हो। सो उसमें आपका वापस से रिटन एग्जाम्स लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सिमुलेटर टेस्ट लेते हैं। उसके बाद में अगर वो कैंडिडेट सारे राउंड्स क्लियर करता है, फिर जाके वो एक कैप्टन बनता ओके। आपने आपके करियर में, लाइक 15 इयर्स के करियर में, आपने अभी जो सारी चीज़ें मेंशन किया कि इंजन फेलियर हो जाना, कुछ ह्यूमन एरर होना, तो ये आपने पर्सनली कभी एक्सपीरियंस किया है? है। थैंकफुली नो, सिर्फ ओके। सिमुलेटर्स में किया है। रियल लाइफ में थोड़े छोटे मोटे होते रहते हैं, बट दैट इज़ व्हाट वी आर कम्प्लीटली ट्रेन्ड फॉर। सो अगर वो इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि हमने वो सिमुलेटर में ऑलरेडी किए हुए हैं, सो इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल फॉर अस टू हैंडल दो सिचुएशंस। बट हाँ, अगर ऐसा इंजन फेलियर, इंजन फायर अब तक तो मैंने फेस नहीं किया हुआ है, कभी फेस थैंकफुली। करो भी ना। थैंकफुली, बट हाँ, सिमुलेटर्स में वी गेट ट्रेन्ड। ओके। बट ऐसा मतलब आपके कोई फेलो पायलट हो जिनके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, सो जी, काफ़ी लाइक। काफ़ी हुए हैं। जैसे मेरे हाल ही में ही एक जिसका टेक ऑफ के टाइम पे बेचारे का इंजन फेल हो गया बिकॉज़ ऑफ बर्ड हिट। सो बट अगेन इट वाज़ abnormal situation, but we are trained for it. So it was like, okay, we know the procedures, ये हम बार हुँ। बार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, so it just becomes a very not comfortable, I would say, but because we have been trained for it, we know how यूज्ड to टू। handle it. Yeah, yeah, kind of. बट क्या ऐसा होता है कि एयरलाइंस भी पायलट का कुछ मिस्टेक हो गया, सम ह्यूमन एरर, तो क्या उसको हाइड करते हैं पैसेंजर से, या फिर पायलट खुद भी उसको छुपाते हैं, अपने जो सीक्रेट्स होते हैं जो ड्यूरिंग फ्लाइट में हुआ हो, कॉकपिट में हुआ हो, वो पैसेंजर्स से ना बताए या फिर रिपोर्ट ही ना करे? जनरली रिपोर्ट तो हम करते हैं कंपनी को, विच जो भी एयरलाइंस, बिकॉज जो भी सारे सिस्टम्स है, या हम एक बटन भी जो प्रेस करते हैं या चेंज करते हैं कुछ भी ऑल्टीट्यूड या स्पीड, वो सारा हर चीज़ रिकॉर्डेड होता है। ओके। सो उसमें अगर और उसमें जो सिस्टम जो सेफ्टी सिस्टम होता है, जो हेड ऑफिस में होते हैं या उनके ओसीसी डिपार्टमेंट में होते हैं, सो अगर उसमें उनको कुछ एरर दिखता है तो हमें सीधा एक ईमेल आ जाता है, और हमें फिर उनको एक्सप्लेनेशन देना होता है कि ये क्यों हुआ था। सो इसलिए हर कोई एयरलाइंस भी ये प्रेफर करते हैं कि आप वॉलंटरी बता दो कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ है,
सो एटलीस्ट एक करेक्टिव एक्शन लिया जाए ताकि जो हमसे मिस्टेक हो जाए तो वो बाकी फ्लाइट्स पे या बाकी पायलट्स वो मिस्टेक ना करें। तो हम्म। इसलिए हर कंपनी या हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो वॉलंटरी रिपोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें जो नॉन पिनलाइज होते हैं कि अगर आपने कुछ गलती की है आप इन्फॉर्म कर दो, इट इज़ बेटर बिकॉज ये सारे ऑडिटेड होते हैं एयरलाइंस के थ्रू, उनके रेगुलेटर बॉडी के थ्रू। सो इट इज़ बेटर कि अगर कुछ हुआ है तो इट्स बेटर दैट आप इन्फॉर्म कर दीजिए। बट ये जो अहमदाबाद क्रैश हुआ था, जहाँ पे अभी अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो भी सारी रिपोर्ट्स ऑनलाइन आई है और जो न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर्स में है, दैट वो पायलट एरर था, इट वाज़ लाइक अ ह्यूमन एरर, जिनकी वजह से वो जो पूरा इंसिडेंट हुआ। तो ऐसा अगर कुछ होता है, जब एक पायलट ये चीज़ फेस करता है, तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं? जब टाइम बहुत कम है, लाइक 5 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स है, अब इतने शॉर्ट पीरियड में आप क्या करोगे उस टाइम? सो हर एक फेज का, हर एक सिचुएशन जो भी हम सोच सकते हैं जो गलत हो सकता है या जो फेलियर आ सकता है उसकी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी वो हम ट्रेनिंग तो हम देते ही है। जो एयरलाइंस हमें वो ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशली एक अलग से प्रोसीजर्स भी है कि अगर जैसे सली का हुआ था इन द यूएस, एकदम लो लेवल पे उनका दोनों इंजन्स ऑफ हो गए थे और उन्होंने जैसे लैंड किया था। तो वैसे ही बाद में उसके बाद में और एक सर्टेन प्रोसीजर आया था कि अगर आप के दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं और आप ग्राउंड पे है तो आप कैसे लैंड करोगे, या आप वाटर के ऊपर है तो आप वाटर लैंडिंग कैसे करोगे या डिचिंग हुँ। कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इन प्रोसेस है जो हमें वापस ट्रेन किया जाता है। सेकेंडली, हर एक फेलियर का जो भी आज तक हुए हैं उसके ऑलरेडी प्रोसीजर्स लेड डाउन है, राइट। अभी जो इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो एक्सीडेंट हुआ था, इसके अभी भी वो स्पेकुलेशंस है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कि ह्यूमन एरर और पायलट एरर हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अभी तो कोई कंक्लूजन कंक्लूजन आया आया नहीं नहीं है है। क्योंकि आप एक न्यूज़ चैनल ऑन करो तो कोई पायलट एरर बता रहा ऑफ है, दूसरा कोर्स। न्यूज़ चैनल ऑन करो तो बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट में कुछ खराबी थी, हुँ। तीसरे को ऑन करो तो कुछ और बताते हैं। फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट अब तक डिस्क्लोज हुई नहीं है, अपलोड हुई नहीं है। और ये सारे रिपोर्ट्स जो डीजीसी की वेबसाइट है वो सारे रिपोर्ट्स वहाँ पर अपलोड होते हैं और पब्लिक के लिए है। सो जब भी वो रिपोर्ट पब्लिक होगी तभी ही पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, क्योंकि अभी तक इट्स ओनली स्पेकुलेशन। हाँ, बट वन पायलट सीक्रेट, जो पायलट जब तक पैसेंजर्स को बताता नहीं है, पैसेंजर्स को पता नहीं चलता है, ऐसा ऐसी कोई एक बता चीज़ दो जो तो फिर कॉकपिट सीक्रेट में रहेगा ही नहीं वो। बट हाँ, एक का है जो आई थिंक थोड़े लोगों को पता भी होगा शायद, कि पायलट्स वी कैन टेक रेस्ट व्हाइल फ्लाइंग, बट देयर आर उसके थोड़े कंडीशंस है कि फ्लाइट मिनिमम 3 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। सो उसमें हम एक 10 to 15 मिनट्स का हम एक नैप ले सकते हैं, बट उसके भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स भी है जो हमको फॉलो करने होते हैं कि बट दोनों पायलट एक साथ नहीं, नहीं नहीं, ले, नहीं, हाँ। नहीं। हाँ, नहीं, नहीं, ऑटो दोनों नहीं। पायलट पे रख नहीं, नहीं। के दोनों सोने नहीं नहीं, दोनों चलेंगे। नहीं। एक कर सकता है, पर उसके लिए भी हमें ये देखना होता है कि जो बाकी, जिस समझो मेरे साथ अगर कोई फर्स्ट ऑफिसर है, तो वो अलर्ट है कि नहीं। फिर उसको हमें बोलना पड़ता है कि ओके, आई एम गोना टेक अ नैप राइट नाउ, व्हाटएवर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स के लिए। फिर केबिन क्रू को इन्फॉर्म करना होता है। फिर वो हमारे ऊपर चेक करते रहते हैं एवरी 15-20 मिनट्स कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। सो टेक्निकली अगर किसको ये बात पता नहीं थी तो शायद से आपके थ्रू ये बात पता चल जाएगी। बट हाँ, उस पे भी काफ़ी सारे, ऐसा नहीं कि हर फ्लाइट पे वो सो सकते हैं। अगर 3 छोटी आवर्स फ्लाइट पे से मिनिमम 3 आवर्स से ज़्यादा है तो थोड़े 10 to 15 मिनट्स का एक नैप ले सकते हैं। बट जैसे इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है, जिसमें जो फ्लाइट अवर्स होते हैं, फ्लाइंग अवर्स जो होते हैं, वो 18 अवर्स भी होते हैं, 15 अवर्स, 20 अवर्स होते हैं, तो उसमें कितने सेट्स ऑफ पायलट्स होते हैं? सो जनरली 4 पायलट्स होते हैं। मीन्स एक पेयर होता है, एक कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर, दूसरा पेयर एक कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर। सो उन लोग रोटेशंस पे वो फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट को। और वो हुँ। जो एयरक्राफ्ट्स है, जो 777, 380, 350, 330 एज़ वेल, जो लंबे लॉन्ग हॉल्स के लिए, जो लंबे हुँ। लॉन्ग हॉल्स, अल्ट्रा लॉन्ग हॉल्स के लिए जो फ्लाई करते हैं, तो उसमें उनका ऑलरेडी डेडिकेटेड एक रेस्ट कंपार्टमेंट होता है। हुँ। सो उसमें सारे पायलट्स तो पहले कॉकपिट में होते हैं स्पेशली फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और जब भी वो क्रूज़ करते हैं तो वो अपने बारीके से वो अपने रेस्ट ले सकते हैं हुँ। ऑफिशियली, एंड दिस इज़ बाय रेगुलेशन। ओके। बट जैसे इंडियन एयरलाइंस है, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, इसमें इतने लॉन्ग फ्लाइट अवर्स होते नहीं हैं, लाइक 3 अवर्स या 4 अवर्स मैक्स टू मैक्स, या मैक्सिमम लेट्स से जो मैंने फ्लाई किया था इट वाज़ अराउंड 6 आवर्स, 6 आवर्स 15 मिनट्स इज़ द मैक्सिमम और ड्यूरेशन उसमें दैट आई हैव आपने फ्लोन। रेस्ट किया था प्रॉपर। हाँ, ऑफिशियली कर सकता हूँ। सो जी हाँ, ऑफ रेस्ट किया कोर्स। था। जी।
बट ऐसा तो नहीं होता है कि अगर एक ही पायलट है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता कि कैप्टन जो है वो तो रेस्ट कर रहे हैं, हाँ, सो फिर जो फर्स्ट ऑफिसर है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कैप्टन ही रेस्ट कर सकता है, फर्स्ट ऑफिसर भी रेस्ट कर सकता है। अगर चाहिए तो वो चेंज, जैसे एक का रेस्ट खत्म हो गया, शिफ्ट में शिफ्ट में कर दूसरा सकते भी हैं। वो कर सकता है। और जैसे आपको पहले बताया कि उसमें काफ़ी प्रोसीजर्स है, हम्म। राइट? सो जब भी फिर वो रेस्ट के बाद जब भी वो नॉर्मल जब भी रिज्यूम करते हैं ड्यूटीज़ को, तो उनको फिर वापस उनको पूरा ब्रीफ करना पड़ता है कि जब भी आप नैप ले रहे थे तो ये चीज़ सारी कुछ हुई थी। और स्पेशली जब भी हम काम भी कर रहे हो, जब भी हम फ्लाई कर रहे हैं, सो थोड़ा सा अलर्टनेस तो होता ही है। वो ऑफ थोड़ा सा कोर्स। आवाज़ चेंज हो गया या जो हम्म। आरटी जो कम्युनिकेशन में चेंजेस हो जाते हैं वो थोड़ा सा पता चल ही जाता है। और दूसरा जो जो भी पायलट एक्टिव है, तो अगर उसको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो डेफिनेटली वो उसको उठा तो देगा। सो ऑफ दैट वे इट कोर्स। इज़ फाइन, बट हाँ, जनरली ये करते हैं ताकि पायलट हमेशा अलर्ट रह सके अपनी ड्यूटीज़ पे, क्योंकि सबसे जो क्रूशियल टाइम है वो फर्स्ट हाफ एन आवर एंड द लास्ट हाफ एन आवर फेज ऑफ द फ्लाइट है, जिसमें ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे, तो उस पे वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। सो दैट्स वाई थोड़े से रेगुलेशन ऐसे आए कि जहाँ पर अगर लंबी फ्लाइट है यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर अ बिट, सो दैट जो क्रूशियल फेज है उसमें आप अलर्ट रह सकें। बट ऐसा होता है जैसे कि अगर जो कोई ड्राइव भी कर रहा है तो हमें वो एक कॉन्शियसनेस रहता है कि ये सो ना जाए हम्म। ड्राइव करते करते, या फिर अगर जो कोई बाजू में बैठा है उसको रहता है यार मैं तो सो गया तो फिर ये भी सो जाएगा। तो ऐसा आपको कभी होता है कि मैं कैप्टन हूँ, मैं रेस्ट करने चला गया फर्स्ट ऑफिसर के भरोसे, पूरा एयरक्राफ्ट सारे पैसेंजर्स को छोड़ के, मैं आपको ऐसा होता है कि थोड़ा सा एक रेस्टलेस फील होना कि मैं कॉन्स्टेंटली जाके चेक करूँ बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल नाउ, ऐसा कभी आपको होता है? नहीं, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफिसर्स भी काफ़ी ट्रेन्ड है, राइट? उनको भी जब भी उनकी भी ट्रेनिंग में काफ़ी सारे जो हमने जो सिनेरियोज़ फेस करते हैं वो भी वो सेम सिनेरियोज़ फेस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफिसर इज़ लाइक एन एड टू द कैप्टन। वो लायबिलिटी नहीं है, वो काफ़ी एक एड जैसे हमारे लिए काम करता है। एंड एक टीम वर्क है, राइट? जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेम एक एयरक्राफ्ट को पॉइंट ए टू पॉइंट बी सेफली लेके जाना, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी है। सो जब भी हम दोनों कॉकपिट में रहते हैं, तो इवन अगर मैं नैप ले रहा हूँ या इफ आई एम टेकिंग अ रेस्ट, सो फर्स्ट ऑफिसर्स दे आर वेल ट्रेन्ड एंड दे आर कंप्लीटली अवेयर अबाउट द सिचुएशन। एंड वी जनरली तो मेरी आदत है कि उनको बोलता हूँ कि अगर कुछ अनयूजुअल दिखे या कुछ हो जाए तो मेरे को सिर्फ अ, उठा देना, इट्स नॉट प्रॉब्लम। बट फर्स्ट ऑफिसर आल्सो वेरी ट्रेन्ड। सो जनरली एक फर्स्ट ऑफिसर का काम होता है एक कैप्टन को हेल्प करना। कैप्टन मत जब भी एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तभी कैप्टन पूरे एयरक्राफ्ट को पूरा कंट्रोल करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो तभी फर्स्ट ऑफिसर का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको सपोर्ट करना, उसको बैक करना। सो इसलिए दोनों आर इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सेफ कंडक्ट ऑफ अ फ्लाइट। ओके। बट आपने जैसे ट्रेनिंग डेज के बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जब वो फर्स्ट सोलो फ्लाइट किया था तो आपको एग्जैक्टली कैसा फील हुआ था अकेले जब आप हो, ओ कोई आई स्टिल इंस्ट्रक्टर नहीं रिमेंबर, है? फर्स्ट टाइम चलाने में एक्साइटमेंट था, डर भी था, नर्वसनेस भी थी, बिकॉज वो एक हमारे लिए एक अचीवमेंट था वो। हर कोई पायलट के लिए उसका फर्स्ट सोलो इट्स अ बिग अचीवमेंट, ऑफ कोर्स। राइट? सो हमारा जो फर्स्ट सोलो होता है ट्रेनिंग में, सो जिसमें पहले वो इंस्ट्रक्टर्स हमें एक एयरफील्ड पे लेके जाता है, इंस्ट्रक्टर्स के साथ हमें 3 टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स करने होते हैं। जब भी इंस्ट्रक्टर को लगा कि हम सेफ है, हम चला सकते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर उतर जाता है, फिर हम वो छोटे एयरक्राफ्ट को 3 टेक ऑफ एंड लैंडिंग्स करके उनको दिखाते हैं कि नाउ वी आर सेफ वी आर टू, एबल टू डू या वी आर दैट। एबल टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट बाय आवरसेल्व्स। सो इट वाज द फर्स्ट सोलो, और वो हम्म। एक अचीवमेंट होता है हमारे ट्रेनिंग डेज में। उसके बाद में फिर एक बार वो हो गया, उसके बाद में वो हमें थोड़ा और दूर तक जाने देते हैं। जनरली फर्स्ट 100 नॉटिकल माइल्स तक जाते देते हैं, सपोज 180 किलोमीटर्स के आसपास। तो वो एक फर्स्ट क्रॉस कंट्री जिसमें आप एक्चुअली एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हो और 1 डेढ़ घंटा आप अकेले हो और सब कुछ आपको मैनेज करना है। और जब भी वो फेज, वो जो ट्रेनिंग खत्म होती है, जो फर्स्ट सोलो जो आपका क्रॉस कंट्री बोलते हैं हम उसको, आपका पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज़ वो एक अचीवमेंट है। आपने हमेशा से वो जब ये भी आपने या सोचा था या आपने ट्रेनिंग चालू की थी, आप यही मोमेंट के लिए आप हम्म। सब ट्रेन कर रहे थे। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट द पर्सनालिटी चेंजेस आफ्टर दैट। आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, बिकॉज़ जैसे आप फ्लाई करते हो, आप आपका ही नहीं, अभी आपको सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। आपको एटीसी से बात करनी है, आपको वेदर का ध्यान रखना है, आपको एयरक्राफ्ट का ध्यान रखना है। सो दिस इज़ वेयर द ग्रूमिंग स्टार्ट्स।
to be a professional pilot. So everything is a part and parcel of the training to may at the end to become a complete professional airline pilot. Wow, what a roller coaster ride. it is क्योंकि it's a training at the end, right? थोड़ी चीज़ें हमें जल्दी समझ में आती है, थोड़ी चीज़ें हमें लेट समझ में आती है. So it's an experience, right? जैसे हम जिस स्कूल गए थे, हमें स्कूल के डेज याद है, हमें कॉलेज के डेज याद है. सो हर एक पायलट को अपने फ्लाइंग स्कूल के डेज याद होता है, बिकॉज फ्लाइंग स्कूल की ऐसी चीज़ है जो हम कभी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो पूरे लाइफ में एक बार होने वाली है, जो हमारे स्पेशली द इनिशियल CPL कोर्स है. और वो जो हम जितने हमारे बैचमेट्स होते हैं या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो जो बॉन्ड बना रहते हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ दैट. एंड इट्स यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, लाइक आई एम टच विद माई इंस्ट्रक्टर्स. लाइक जो भी मैं आज हूँ, आई ऑलवेज टेल देम दैट आई एम हियर बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज जो भी उन्होंने जो मुझे सिखाया था, दैट इज़ वॉट आई एम कैरिंग फॉरवर्ड, इवन दो आई एम स्टिल विद द एयरलाइन, स्टिल एज अ कैप्टन, बट उन्होंने जो सिखाया था उसके वजह से मैं यहाँ पर हूँ. बिल्कुल. सो it's a wonderful experience. बट आप जब वापस इंडिया आए, तो क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जॉब मिल गया नहीं, था, लाइक यू हैव स्ट्रगल फॉर नहीं. इट? I've struggled. I've really struggled. बिकॉज बिकॉज देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो उन्होंने यूएस में कंप्लीट किया था हिज ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, एंड जब वो वापस इंडिया आए, इट टुक हिम 7 years टू क्रैक एयर इंडिया इंटरव्यू. सो इट इज लाइक दैट टफ, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कर लेते हैं लोग? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता है. अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया. अभी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारे हैं, राइट? अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, बट एट द एंड वी नीड टू बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले जेट एयरवेज, मुझे जैसे मैं इंडिया आ गया था, 3 महीने में आई वॉज एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेट एयरवेज, पर उसमें मेरा रिटर्न पास नहीं था. उसके बाद में आई अप्लाइड फॉर गो एयर, सो गो एयर में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू. तो हमेशा ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, नहीं हो पाएगा तो आपने ये. टोटल कितने अटेम्प्ट किए? 2 थे. 2 अटेम्प्ट करेक्ट. किए. पर अभी दोनों एयरलाइन बंद हो चुके हैं. या सो कोई भी मुझे पूछता है, मैं उनको वही बताता हूँ कि जो भी होता है वो ऑफ कोर्स अच्छे के लिए होता है. सो इट इज़ ओके इफ समथिंग इज नॉट गोइंग एज पर योर प्लान्स, गॉड हैज़ अ बिगर प्लान, सो स्टिक टू इट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपके फ्रेंड ने 7 साल लिए, मुझे 2 साल लग गए, राइट? सो ये जो जॉब मिलने का टाइम है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हर एक पायलट को 3 राउंड के थ्रू गुजरना होता है इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड. सो एयरलाइन ये नहीं देखता कि आपका एज कितना है, आप मेल है, फीमेल है, आपने कौन से कंट्री से ट्रेनिंग की है, आपकी एज कितनी है. मिनिमम एज इज़ 18, मैक्सिमम एज इज़ 35. सो आप वो एज ब्रैकेट में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. एट द एंड एयरलाइंस वही देखती है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास राइट एटीट्यूड है और आपके पास स्किल्स है, एंड देन ओनली यू गेट सिलेक्टेड. सो ऐसा हम सोच नहीं सकते कि बस हमने इतने पैसे दिए, हमारे पास लाइसेंस आ गया तो हमें जॉब लग जाएगी, right? We every time, it's not just for the selection, but also every time when we go for the flight as well, even though it is a normal routine flight, we still have to prove ourselves that we are worthy of this. या Because airline ने एक तो हमें इतना responsibility दी है, first to करेक्ट. carry that image, second वो जो aircraft है, $200 million, $300 million का, so उसकी responsibility, और plus the life of the passengers as well. करेक्ट. So या every day it's a day that we have to prove ourselves that we are worthy of it. बट कुछ लोग होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन अटेम्प्ट्स, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे ये जो मेरे फ्रेंड है, इनको 7 years लग गए, बट उन्होंने कंटिन्यू करते, और उनका था कि बस मुझे एयर इंडिया में ही फ्लाई करना है, एयर इंडिया में ही मुझे जॉब चाहिए. सो बट ऐसे जो लोग होते हैं जो लाइक ईयर्स वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं टू बिकम समथिंग, सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सी, इट्स एग्जैक्टली जो मैं सिचुएशन पे था जब भी मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, क्योंकि लोगों ने जब भी गया था, कोई एकेडमी ने मुझे बोला कि आप 17 साल के हो, 19 साल तक आपको लाइसेंस मिल जाएगा, 20 साल में जॉब लग जाएगी, 24 साल में आप कैप्टन बन या जाओगे, राइट? बट रियलिटी कुछ और ही थी. एंड वो टाइम पे जो मेरे लिए जो वर्क किया था, दैट आई वाज ऑलवेज बिजी. आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 19. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ. फिर हमारे जो दूसरे एक पायलट के मीन्स एग्जामिनेशन, आपने वेट नहीं किया, आपने जहाँ पे भी आपको कुछ भी जॉब जो भी मिला? मिल रहा या था, लेट्स गेट इनटू दिस. हम्म. एविएशन था. एविएशन सिर्फ पायलट नहीं है. ऑफ कोर्स. Aviation is a bigger, there is a lot of aspects involved in aviation. There are a lot of departments involved in aviation. So pehle I started with ground staff. Um, I worked with Korean Air
जो मुंबई एयरपोर्ट पे। हम्म The idea was that I just want to be busy. I want to be closer to the aircraft. I want to be closer to the airport. I want to be closer to aviation. Right. So that is what I started working as a ground staff. So तब तक जब तक जॉब नहीं आ रही थी, जो भी एयरलाइंस के जो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहे थे, so तब तक मैं एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा था। फिर एक बार वो एक्सपीरियंस हो गया, देन आई स्टार्टेड विद अ चार्टर कंपनी एज वेल। सो मैंने वहाँ पर एज अ सेल्स में काम किया था। ओके सो आइडिया वॉज टू जस्ट टू बी बिजी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने 12th के बाद ही ये पूरी ट्रेनिंग चालू की थी, तो मैंने वो टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दी थी। और स्पेशली इंडिया या हर कंट्री में ये एक भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक सीपीएल लाइसेंस है जो आपको इनिशियली मिलता है, दैट वी गेट एज दैट इज अ सीपीएल लाइसेंस कॉल्ड एज अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो आपके फर्स्ट ऑफिसर बनने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अगर कैप्टन बनना है तो आपको अलग से एक लाइसेंस मिलना चाहिए और लेना होता है, जिसको बोला जाता है एटीपीएल, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। अभी ये एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस मिलने के लिए यू अगेन हैव टू क्लियर द थ्योरी पेपर्स एंड यू नीड टू हैव 1500 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस तो आपका तभी मिलेगा जब भी हमें जॉब मिलेगी, राइट। सो जब भी मेरे पास जॉब नहीं थी, आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर दिस एटीपीएल एग्जाम्स। ओके सो द आइडिया वाज दैट ओके, जो मेरे पास जो अभी का टाइम है, आने वाली चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँ। सो दैट इज़ व्हाट इट हेल्प मी, बिकॉज जो मैं पढ़ाई कर रहा था फिर वो एयरलाइंस में वही पूछा गया था। एयरलाइन के इंटरव्यू में भी यही पूछा था, क्योंकि मैंने 2 साल वेट कर रहा था जब आफ्टर गेटिंग माई सीपीएल। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन वही पूछा कि 2 साल किया क्या आपने, राइट। या तो तभी जो मैंने आपको बताया मैंने हम्म उनको वही बताया। एंड दैट इज़ व्हाट दिस स्मॉल स्मॉल थिंग डज हेल्प इन इन गेटिंग अ जॉब एज एन एयरलाइन पायलट इन एनी ऑफ द हम्म एयरलाइंस। बट ये जो पायलट ट्रेनिंग अकेडमीज होती है इंडिया में, तो वो जो जॉब गारंटी देते हैं, लाइक 100% जॉब गारंटी, वहाँ पे मैं इंस्टा में भी बहुत सारा आता है कि लाइक 100% जॉब प्लेसमेंट एंड ऑल पायलट के लिए। बट ये तो एयरलाइन डिसाइड करती है, करेक्ट, राइट? लाइक वेदर ही और शी इज एबल टू बी अ पायलट इन अवर करेक्ट, एयरलाइन और नॉट। करेक्ट। तो आप जैसे ये जो फ्रॉड अकेडमीज होती है, जो लाइक 1 CR तक भी इन लोग चार्ज करते हैं, तो उसके लिए क्या आप मतलब कैसे ये पता चलेगा कि ये रियल है या जेन्युइन है या फिर फेक है? सो फर्स्टली एयरलाइंस किसी के साथ भी टाई अप नहीं करती टू रिक्रूट पायलट्स, हुँ, राइट। उनका अलग से एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोला जाता है करियर प्रोग्राम, सो उनका अलग से प्रोग्राम है। बट कोई भी एकेडमी का डायरेक्ट टाई अप नहीं होता कि जैसे हम कोई अगर बोलता है कि आप मेरा एकेडमी से करो तो आपको 100% जॉब लग जाएगी, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट। बिकॉज एयरलाइन किसी को भी तो हायर नहीं कर सकता, राइट। और एयरलाइन वो क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी एकेडमी में क्या है ऐसा कि एयरलाइन ने आपके साथ टाई अप किया, या राइट। ऑफ कोर्स। सो जनरली स्पेशली फॉर पायलट कोई भी ऐसी एकेडमीज नहीं है जिसके थ्रू आप अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो गारंटी आपको जॉब मिले। बिकॉज हर एक पायलट को, आपने साउथ अफ्रीका से किया हो, यूएस से किया हो, न्यूजीलैंड से किया हो, इंडिया से किया हो ट्रेनिंग, यू हैव टू गो थ्रू दोज 3 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सो अगर कोई है जो बोलता है तो वो अनफॉर्चुनेटली गलत एंड एयरलाइन का खुद का भी एक ट्रेनिंग है। जी, होता है या? जी। उसको बोलते हैं कैडेट प्रोग्राम्स। सो कैडेट प्रोग्राम लोगों को लगता है कि वो काफ़ी इजी प्रोग्राम है, उसमें 100% जॉब गारंटी है। ऑफ कोर्स यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट उसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस है। सो जो इंटरव्यू राउंड होता है, जो 3 राउंड्स होते हैं, अब इसके बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है या फिर वही जो पहला इंटरव्यू था बस वही? आप कैडेट प्रोग्राम की बात हाँ, कर रहे हाँ। हो? ओके। सो नहीं, पहले हमें एक 3 राउंड से गुजरना होता है। उसके बाद में एयरलाइन सेलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को, और उसके बाद में उनको टाइमलाइंस देते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम में आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, फिर जब भी वो एयरलाइन की वो रिक्वायरमेंट होती है तभी वो पायलट को बुलाते हैं टू स्टार्ट फ्लाइंग एज अ फर्स्ट ऑफिसर। ओके। सो वो जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में देना होता है, बट लोगों को ये लगता है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस तक का ही हमें इंटरव्यू और एग्जाम्स देना है, उसके बाद में कभी नहीं देना है। ऑनेस्टली मैंने भी पहले यही सोचा था, इसलिए मुझे पायलट बनना था कि एक ही बारी में एग्जाम देना है, एक बार लाइसेंस मिल गया, जॉब लग गया, फिर कुछ एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा गलत है। जैसे आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो उसमें भी सिलेक्शन होने के बाद भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो क्लियर करने होते हैं, जो इंटरनल टेस्ट होते हैं। और उसमें अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो अनफॉर्चुनेटली दे वुड बी आस्क्ड टू लीव। सो इवन आफ्टर सिलेक्शन आपका जब
आप जब तक रिटायरमेंट नहीं हो रहे हो तब तक आपको एग्जाम्स और चेक्स देने हैं। Yeah. सो इसलिए मैं तो हमेशा था ऐसे ही था कि शॉर्टकट ढूंढता था कि जहाँ पर कम एग्जाम्स हो मुझे वो प्रोफेशन में जाना है। बट ये प्रोफेशन वैसा नहीं है। आपको एवरी 6 मंथ्स आपको सिमुलेटर्स में जाके चेक देना है, परफॉर्म करना है। आपको वंस एवरी ईयर जो थ्योरी पेपर्स होते हैं एयरलाइन के, रिफ्रेशर कोर्स बोलते हैं उसको, सो वो भी आपको करना है। आपको हर 1 साल मेडिकल भी करना है। तो जब तक आपको रिटायर नहीं हुआ, ये आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स वो सारे चेंज होते रहते हैं एंड वी नीड टू बी अपडेटेड विद दैट, एंड दैट्स द रीज़न वाई हमें ये सारे चेक्स है या क्लासेस है या सिमुलेटर सेशंस है उसके थ्रू हमें करने होते But do you still get that excitement or that those butterflies जब आप operate कर रहे हो या फिर it's like just another day of office? हैं। नहीं, एवरी डे इट्स डिफरेंट, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जॉब। आप जो फर्स्ट ऑफिसर्स होते हैं, अगर कोई बड़ी एयरलाइन है तो मोस्टली आप हर टाइम नए कोई फर्स्ट ऑफिसर क्या फ्लाई करते हैं। डेस्टिनेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब फिर वो यूज टू हो जाता है, क्योंकि Hmm. आपका डेस्टिनेशंस एक लिमिटेड होते हैं। Yeah. सो सेक्टर्स हाँ ऑफ कोर्स वही हो जाते हैं, बट आप हर एक टाइम नए लोगों के साथ फ्लाई करते हो तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है। एवरी इट्स अ डायनामिक डे। सो हर डे कुछ ना कुछ अलग लेके आता है। फॉर एग्जांपल मैंने कल फ्लाई किया था बॉम्बे से, सो हैवी रेनफॉल था, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर मैं गया था इसी जगह पे जहाँ पर टेम्परेचर वाज 42 डिग्रीज, सो वो अलग एक्सपीरियंस था। देन वी हैव सर्टेन एयरफील्ड जो टेरेन के आजू बाजू होते हैं, स्पेशली नॉर्थ सेक्टर्स में। सो एवरी डे इट्स समथिंग डिफरेंट। सो ऐसा नहीं है कि अच्छा वही सब चीज़ करनी जो हम लोग ऑफिस में करते हैं, वही लोगों से मिलना, वही रिपोर्ट्स और वही प्रेजेंटेशंस। हियर इट इज एवरीथिंग इज डिफरेंट, इट्स वेरी डायनामिक। And very challenging also. सो चैलेंजिंग तो मैं बोल नहीं सकता, बट डेफिनेटली एक्साइटिंग। So we have largest number of female pilots in India. Is that true? So yes, that's correct. 15% of total pilots in India are women. So that's a really proud thing for us. Yeah. Because pilots or any profession, they are not gender specific. मेल है फीमेल है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपके पास पैशन है, एंड दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। बट पायलट का जो लाइफस्टाइल होता है आई एम वेरी श्योर इट्स नॉट नॉर्मल लाइफस्टाइल। तो आप कैसे वर्क लाइफ फैमिली लाइफ को कैसे आप बैलेंस करते हैं? करेक्ट, ये काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछते हैं पायलट्स को, राइट? सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हमें एक पूरे मंथ का एक रोस्टर आ जाता है, स्केड्यूल आ जाता है, या जिसमें हमें पता होता है कि हम फर्स्ट को क्या कर रहे हैं, 10th को क्या रहे हैं, 15 को क्या कर रहे हैं, कौन से टाइम पे हम जाने वाले हैं, कौन से टाइम पे आने वाले हैं। वो सारा चीज़ हमें वो एक रोस्टर देते हैं, और रोस्टर के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ मैनेज करते हैं। उसमें थोड़े से चांसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि अगर कहीं घर पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो या तो उसमें हम अटेंड नहीं कर पाते, बिकॉज फ्लाइंग ड्यूटीज़ होती है। ऑफ कोर्स हम सीएल और कैजुअल लीव्स और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं तो मिस कर देता हूँ। मेरे लिए वो सबसे बेस्ट एक्सक्यूज़ है अगर कोई फैमिली फंक्शन में कि मेरी फ़्लाइट है। बट ओके, जोक्स अपार्ट, स्पेशली मैं वैसे ही प्लान करता हूँ कि जो मुझे एक मंथली स्केड्यूल जो आ जाता है, सो वो हिसाब से मैं मेरी लाइफ प्लान करता हूँ। सो अब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम्स तो आई नहीं है, एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एज वेल। वन गुड पार्ट अबाउट इट इज़ बिकॉज इट्स नॉट 9 to 5 जॉब। सो एक बार ऐसा भी होता है कि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है, सुबह 4 या 5 बजे। बाय 11 o'clock और 12 o'clock इन द आफ्टरनून आई एम होम, एंड देन आई हैव द एंटायर डे टू माई सेल्फ। या अगर कोई मिड नाइट फ्लाइट है, सो वो पूरा दिन तो हमें रेस्ट देते हैं। सो उसमें हमें जो भी हमें एक्टिविटीज़ करनी है या जो भी प्रायर कमिटमेंट्स है, अगर उसको उनको फुलफ़िल करना है, आपने रेस्ट ले लिया तो वो पूरा दिन भी मिलता है हमें। सो वैसे इट्स वेरी वेल लेड आउट। हर एयरलाइन कोशिश करती है कि एक अच्छा सा रोस्टर दे अपने पायलट्स को और कैबिन क्रू को भी। रेगुलेटरी बॉडी भी हमें एक मिनिमम रेस्ट देती है बिटवीन 2 फ्लाइट्स। सो दैट वेज इट इज़ नाइस। अभी रिसेंटली चेंजेस भी आए हैं। सो अगर मैं अपने कलीग्स को या मैं फ्रेंड्स को मैं वही बताता हूँ कि अगर मैं मेरी लाइफ रोस्टर के हिसाब से अगर प्लान करता हूँ, देन एवरीथिंग इज फाइन। So what is the difference between domestic airline pilot and international airline pilot? नथिंग, Nothing, देयर इज नो डिफरेंस। पायलट इज अ पायलट, राइट? सो because सबका same training same in एवरीथिंग इज द सेम। yeah. ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं कि ये डोमेस्टिक पायलट है और ये इंटरनेशनल पायलट है।
इसमें हो क्या जाता है कि जो एयरक्राफ्ट जो पायलट फ्लाई करता है, उसके ऑपरेशंस कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो एयरक्राफ्ट मैं चलाता हूँ, जो एयरबस 320 है, सो वो बॉम्बे से पटना भी जा सकता है, वो बॉम्बे से दुबई भी जा सकता है। सो हम डोमेस्टिक भी करते हैं, हम इंटरनेशनल भी करते हैं। जो पायलट्स जो 777s या 380s या 350s जो चलाते हैं, वो एयरक्राफ्ट शॉर्ट सेक्टर्स के लिए नहीं बने। वो एयरक्राफ्ट ऑप्टिमम तभी उनका परफॉर्मेंस होता है जब भी वो लंबे आवर्स के लिए वो फ्लाई करते हैं। तो उनका वो कभी शॉर्ट सेक्टर्स फ्लाई नहीं करते, वो मोस्टली जनरली लंदन या मिनिमम 8 आवर्स 10 आवर्स या 12 आवर्स प्लस फ्लाई करते हैं। ओके। सो जनरली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि हम डोमेस्टिक हो जाते हैं और वो इंटरनेशनल पायलट हो या जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर द सेम, इट डिपेंड्स ऑन विच एयरक्राफ्ट दे आर फ्लाइंग। ओके, सो ये एपिसोड एंड करने से पहले जो एस्पायरिंग पायलट्स है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो जो मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, इट्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक और जो मैं सीखा हूँ, जो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, जो गाइड करने वाला नहीं था या कोई मेंटोर नहीं था। So those who are planning to start with this training, just make sure that you are completely dedicated, right? Because ये काफ़ी expensive course है। हमारे पेरेंट्स उनकी पूरी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स लगा देते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए। So every day we have to perform. There are no excuses. सेकेंडली स्पेशली आप जहाँ पर भी ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो, जस्ट मेक श्योर आप उनका रिसर्च करके जाइए, बिकॉज मोर देन द कॉस्ट द क्वालिटी इज़ वॉट इज़ रियली मैटर्स। बिकॉज जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी आप वैसे टाइप के पायलट बनेंगे, राइट। सो आजकल लोग वही पूछते हैं कि कौन सी सस्ती स्कूल है, कौन सी सबसे जल्दी स्कूल है। मैं उनको वही पूछता हूँ, वो सब छोड़ो, आप वो देखो कि कौन सबसे अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देता है। करेक्ट। बिकॉज सिलेक्शन और बीइंग सक्सेसफुल विल बी बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ऑन योर स्किल्स। इट डज नॉट डिपेंड कि आपने कौन से कंट्री से की है, कौन से फ्लाइंग स्कूल से की है, या कितने जल्दी आपने ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी बी रेडी कि आपको शायद से वेट करना पड़े, शायद से 1 साल या 2 साल के लिए आपको वेट करना पड़े। तो ये सारे आपको फाइनेंशियली आपको ये सारी चीज़ कंसिडर करके ही ये फील्ड में आना है। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर नहीं पाए, बिकॉज उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं दी गई थी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्टिंग। सबको वही बोल के भेजा गया था कि आज ट्रेनिंग हो जाएगी, 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, फिर 2-3 लाख रुपए आप कमाना चालू कर जाओगे, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपके 1-2 साल के लिए यू विल हैव टू वेट टू गेट द अपॉर्चुनिटी और टू गेट अ जॉब इन द एयरलाइन। सो दैट टाइम करेक्ट। द पेरेंट्स नीड्स टू बी अवेयर कि दे विल बी द वंस हु विल हैव टू सपोर्ट अस। इन द मीन टाइम अगर आपने सिर्फ 12th के बाद ये ट्रेनिंग चालू की है, जब तक आप जॉब्स के लिए वेट कर रहे हो, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो आप बेसिस ऑन योर ग्रेजुएशन यू कैन गेट अ जॉब एंड यू कैन स्टार्ट पेइंग ऑफ योर ईएमआईज, राइट। सो सेकेंडली यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ। ये सबसे ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये डिग्री कर लेते इससे ये जॉब लग जाएगी, ये कोर्स कर लेते हमें ये जॉब लग जाएगी। बट सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कुछ करो जो खुद को डेवलप करे। बिकॉज अगर हम खुद डेवलप अगर होंगे तो अपॉर्चुनिटीज जब भी आएगी हम उसके लिए रेडी कर पाए, राइट। सो जनरली जैसे ये कोर्स के लिए ओनली 12th इज रिक्वायर्ड। पर जितने भी जिसको स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर करता हूँ, मैं उनको वही बताऊँ कि डिग्री करो, मास्टर्स करो, पढ़ते जाओ। बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग कि जिसके थ्रू आपका योर परस्पेक्टिव विल चेंज एंड कीप योर सेल्फ बिजी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने मेरे लाइफ में सीखी है। कीप योर सेल्फ बिजी, वैल्यू टाइम। टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम एक बार चला गया वापस नहीं आने वाला। एंड स्पेशली अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, पायलट बन रहे हो, इंजीनियर्स बन रहे हो, फॉलो योर टीचर्स, फॉलो योर मेंटर्स, बिकॉज वो दे हैव वॉक थ्रू दैट पाथ, दे हैव बीन देयर, एंड यू नो उन्होंने जो गलतियाँ की थी या उन्होंने जो सीखा है वो आपको सिखाना चाहते हैं। हमें लगता है वो ऐसे ही बोल रहे हैं, बट एट द एंड वो हमें एक टीचिंग दे रहे हैं, हमारे लिए जो पाथ है वो ईजी कर रहे हैं। द ओनली सिंपल थिंग दैट वी हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, राइट। सो दैट इज ऑल द मैसेज दैट आई हैव टू Thank you so much for being here. It's great to have you, थैंक यू। and इट्स माय thank you प्लेजर। for sharing the insights. Thank you. थैंक If today's episode shocked you, inspired you, or taught you something new, share it with the world. मिलते हैं next episode में.
This is Rosie signing off.